हे एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए आज डिस्कस करते हैं डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन को। डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। जो डीएनए है वो मैंने इससे पहले वाली एक वीडियो में आपको बताया भी है कि जो डीएनए की जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है वहां पर वो क्या करती है, एक सिंगल एक्सिस के अराउंड कॉइल्ड होती है। ठीक है, ये जो इसकी जो कॉइलिंग है वो क्या है, प्लैक्टोनेमिक है। प्लैक्टोनेमिक कॉइलिंग ही शो करती है। प्लैक्टोनेमिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन दो हेलिक्स को हम पुल करके भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई अनवाइंडिंग प्रोसेस हम इस पर अप्लाई करते हैं, अनवाइंडिंग प्रोसेस या कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट इसके साथ करेंगे, केमिकल, ठीक है, तो इन दोनों स्ट्रैंड्स को हम क्या कर सकते हैं, अनवाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगी, अनवाइंड हो जाएंगी। आज हम यही इस टॉपिक में हम यही स्टडी करेंगे कि डीनेचुरेशन कैसे करेंगे डीएनए मॉलिक्यूल को और फर्दर उसका रीनेचुरेशन कैसे पॉसिबल है। चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसको स्टडी करने से पहले मैं एक बार आपको थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे देती हूँ न्यूक्लियोटाइड्स का। जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, जब आपके नाइट्रोजनस बेस किसके साथ अटैच होंगे, शुगर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होंगे। अब फर्दर ये जो है शुगर मॉलिक्यूल ये किसके साथ अटैच होंगे, फोस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होंगे। क्लियर। आपके जब नाइट्रोजनस बेस, अब आपको पता है आपके नाइट्रोजनस बेस जो है मेनली टू टाइप्स के हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। प्यूरिन में आपके आते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन, पायरिमिडिन में आपके आते हैं साइटोसिन एंड थाइमिन इन केस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर आरएनए की बात होगी तो थाइमिन को यूरेसिल जो है वो रिप्लेस कर देगा। अब ये क्या होंगे, जो नाइट्रोजनस बेस है ये क्या करेंगे, शुगर मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन करेंगे, लिंकेज बनाते हैं। इस लिंकेज को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और आपको ये भी पता है कि जो शुगर होगी डीएनए में वो कौन सी होगी, डीऑक्सी राइबोज शुगर, जो कि एक पेंटोज शुगर है। ठीक है, जो कि डेरिवेटिव है किसका, राइबोज शुगर का। जो राइबोज शुगर कहाँ प्रेजेंट होती है, आरएनए में प्रेजेंट होती है, उसी का ही डेरिवेटिव होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो आप राइबोज शुगर को बोल सकते हैं कि वो क्या है, एक पेरेंट शुगर है जिससे डीऑक्सीराइबोज शुगर को डिराइव किया गया है। ठीक है, तो आपके ये जो नाइट्रोजनस बेस हैं ये किसके साथ अटैच हुए हैं, शुगर मॉलिक्यूल के साथ, और जिस लिंकेज के थ्रू ये अटैच हुए हैं उस लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। फर्दर जब ये शुगर मॉलिक्यूल फोस्फेट ग्रुप के साथ अटैच करेंगे, लिंकेज बनाएंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, फोस्फोएस्टर बॉन्ड। अब ये भी फर्दर डिपेंड करता है फोस्फोएस्टर बॉन्ड की, एक फोस्फेट ग्रुप के साथ एक एस्टर बॉन्ड बनाएंगे या दो एस्टर बॉन्ड बनेंगे या तीन एस्टर बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पर फोस्फोएस्टर बॉन्ड या फिर लिंकेज। अगर एक बनता है मोनो फोस्फोएस्टर बन जाएगा, दो अगर बनेंगे तो फोस्फोडाइएस्टर, तीन बनते हैं तो फोस्फोट्राइएस्टर। इस तरह से हम इन बॉन्ड्स को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया है कि जब नाइट्रोजनस बेस जो है वो शुगर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करते हैं, जैसे यहाँ पर ये एडेनिन थाइमिन है, ये जो आपकी हेलिक्स है, इस हेलिक्स में आपके यहाँ पर शुगर जो किसके साथ, इन नाइट्रोजनस बेस के साथ बॉन्डिंग बनाएंगे, फोस्फेट होगा, फिर से होगा, तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, ये जो बॉन्ड होगा, ये वाला जो बॉन्ड होगा ये तो है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये जो एडेनिन और शुगर के बीच में बना है ये है आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और जो शुगर ने फोस्फेट के साथ बनाया है वो क्या है, आपका फोस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, अब बात करते हैं इन नाइट्रोजनस बेसिस की। जो प्यूरिन और पायरिमिडिन जो हैं वो क्या करेंगे, एडेनिन हमेशा बेस पेयर करेगा किसके साथ, थाइमिन के साथ, ये भी आपको पता है। और यहाँ पर जो बॉन्ड बनेंगे वो होंगे दो हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हमने सब डिस्कस किया है जब हमने डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को स्टडी किया था। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि साइटोसिन ऑलवेज बेस पेयर विद ग्वानिन या ग्वानिन ऑलवेज बेस पेयर विद साइटोसिन विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये जो बॉन्डिंग होगी इन नाइट्रोजनस बेस के अंदर वो क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड।
ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया है कि जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उनमें 3 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। एक जो नाइट्रोजनस बेसिस के पास होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, फिर जो नाइट्रोजनस बेस जो शुगर मॉलिक्यूल के साथ बनाएंगे उस लिंकेज को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। फर्दर जो शुगर और फोस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो होगा फोस्फोएस्टर बॉन्ड। अब जब हम डीनेचुरेशन करते हैं तब वहां पर जो डीनेचुरेशन होगी मींस जो बॉन्ड का ब्रेकेज होगा वो होंगे ये जो नाइट्रोजनस बेसिस के जो बॉन्ड हैं जो कहां पर प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है हेलिक्स के। जो पेरिफेरी पे प्रेजेंट है या जो नाइट्रोजनस बेस जब शुगर के साथ अटैच है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, और ये फोस्फोएस्टर बॉन्ड ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू दिस हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसीलिए जो ब्रेकेज होगी ड्यूरिंग डीनेचुरेशन वो किसकी होगी, इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की होगी बिटवीन टू नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ना कि जो बॉन्ड मींस जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इन नाइट्रोजनस बेस को शुगर मॉलिक्यूल के साथ अटैच करके रखता है वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है इन हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपैरिजन में, इसलिए उस बॉन्ड की डीनेचुरेशन नहीं होती है। ये जो नाइट्रोजनस बेस हैं ये क्या होंगे, एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, इनकी अनवाइंडिंग होगी, इन बॉन्ड्स की ब्रेकेज होगी यहाँ पर। क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन डिटेल में। जो डीनेचुरेशन है सॉरी डीनेचुरेशन, इसमें क्या होगा, यहां पर आप ये भी बोल सकते हैं डीनेचुरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होगा, लॉस ऑफ बायोलॉजिक एक्टिविटी। मीन्स जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उसका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा ड्यूरिंग डीनेचुरेशन। ठीक है, कैसे होगा, सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, क्लीवेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स कौन से हैं, ये वाले हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो कि होल्ड करके रखते हैं, होल्ड्स टू कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस, टू कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। ठीक है, ये क्या होगा, ये वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उसका लॉस हो जाएगा। क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द क्लीवेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स कौन से होंगे, विच होल्ड टू कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस टुगेदर या फिर टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स टुगेदर, ये वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, और रिजल्ट क्या मिलेगा फिर यहाँ पर, इट रिजल्ट्स इन द सेपरेशन ऑफ डबल हेलिक्स इनटू, जो डबल हेलिक्स होगी उसका सेपरेशन हो जाएगा इनटू सिंगल हेलिक्स। ठीक है, सिंगल हेलिक्स भी बोल सकते हैं, या जो डबल हेलिक्स है वो क्या करेगी, दो न्यूक्लियोटाइड चेन्स में एक न्यूक्लियोटाइड चेन, एक न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, इनमें क्या होगी, वो सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, सिंगल सिंगल आपको दे देगी। अगर ये ऐसे करके कंबाइन है आपका तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, एक ऐसे और एक ऐसे, आपकी दोनों स्ट्रैंड जो है वो क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। अब आप इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि डीनेचुरेशन इज अ प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी अकर्स बाय द क्लीवेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स कौन से होंगे, विच होल्ड टू कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस टुगेदर और टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स टुगेदर, एंड जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, फाइनली सेपरेशन ऑफ डबल हेलिक्स इनटू टू सेपरेट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। दिस इज नोन एज डीनेचुरेशन। ठीक है, अब डीनेचुरेशन को हम थोड़ा डिटेल में करेंगे कि जो डीनेचुरेशन है इसमें जो डीएनए होगा, जो डीएनए की नेटिव स्ट्रक्चर होगी या नेटिव डीएनए मॉलिक्यूल भी आप बोल सकते हैं, वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हुई है किसमें, ये कन्वर्ट हुई है एक फ्लेक्सिबल सिंगल स्ट्रैंडेड डीनेचर्ड स्टेट में। डीनेचर्ड स्टेट में ये कन्वर्ट हो गई है। जो स्प्लिटिंग है डीएनए मॉलिक्यूल्स की इनटू इट्स टू स्ट्रैंड्स, इसकी दो स्ट्रैंड्स में जो स्प्लिटिंग हुई है ड्यूरिंग डीनेचुरेशन, वो ऑब्वियस है। क्यों ऑब्वियस है वो, ऐसा क्या रीजन है कि ये डीनेचर हो जाती है इतनी जल्दी, दोनों स्ट्रैंड्स में सेपरेट हो जाती है, बिकॉज जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जो इन चेन्स में, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं बिटवीन टू नाइट्रोजनस बेस, ये क्या है, वीकर हैं एज कंपेयर टू
दिस बॉन्ड, दिस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जिससे ये नाइट्रोजनस बेस जो है शुगर मॉलिक्यूल के साथ अटैच है, इसके कंपैरिजन में ये जो बॉन्ड्स होंगे ये क्या होंगे, वीक होंगे। इसलिए फिर आपके जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट होना, अनवाइंड करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या हो गए हैं, ब्रेक हो गए हैं। ठीक है, इसलिए यहां बोला गया है कि जो डीनेचुरेशन है नेटिव डीएनए मॉलिक्यूल की वो क्या है, एक ऑब्वियस प्रोसेस है कि ये तो होगा ही। अब जो ट्रांजिशन हुई है, ट्रांजिशन कैसे हुई है, नेटिव फॉर्म से डीनेचर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, नेटिव फॉर्म से डीनेचर्ड फॉर्म में वो कन्वर्ट हुआ है, वो यूजुअली अब्रप्ट है। एब्रप्ट फिनोमिना क्यों बोला गया है इसको, क्योंकि ये एक्सेलरेट हो जाती है। इस प्रोसेस को हम एक्सेलरेट कर सकते हैं कैसे, अगर हम उस रिएक्शन में क्या करें, सॉल्यूशन में क्या करें, कुछ रिएजेंट्स को ऐड कर दें। अब ये रिएजेंट्स कौन से होंगे, जैसे यूरिया या फॉर्मेमाइड। अब ये दोनों रिएजेंट्स की प्रॉपर्टी है डीनेचुरेशन कोज करना, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है या जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे न्यूक्लियोटाइड्स में, उनको क्या करना, ब्रेक करना। ये इन रिएजेंट्स की प्रॉपर्टी है, तो इसलिए ये इस प्रोसेस को ये क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे। इसीलिए बोला गया है कि जो डीनेचुरेशन है वो क्या है, एक एब्रप्ट प्रोसेस है। ठीक है, क्यों करते हैं, अगर आप इन रिएजेंट्स को ऐड करते हैं तो ऐसी क्या चीज होती है कि जिसकी वजह से इन्होंने इस प्रोसेस को एक्सेलरेट कर दिया, क्योंकि ये क्या करेंगे, जितने भी प्यूरीन और पायरिमिडीन होंगे, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन, ठीक है, ये आपके नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये क्या है, सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो इनकी जो एक्वस सॉल्युबिलिटी है ना, एक्वस सॉल्युबिलिटी, ये रिएजेंट क्या करेंगे, उस एक्वस सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, एनहांस कर देते हैं, जिसकी वजह से ये प्रोसेस क्या हो जाती है, और भी इंक्रीज हो जाएगी, डीनेचुरेशन जो है वो फास्ट हो जाएगी। क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फिनोमिना उस टाइम पर होंगे डीनेचुरेशन के टाइम पे, जो हमें कुछ डिफरेंसेस आए हैं उस प्रोसेस के टाइम पे, जो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या क्या चेंजेस हमने नोटिस किए हैं ड्यूरिंग डीनेचुरेशन, उनको डिस्कस कर लेते हैं। चेंजेस ड्यूरिंग डीनेचुरेशन, इसमें आपका जो फर्स्ट जो चेंज सबसे ज्यादा नोटिस किया गया था वो था इंक्रीज इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी लाइट। ठीक है, यूवी लाइट का एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ये आपको पता ही है कि रेजोनेंस की वजह से जितने भी बेसिस यहाँ पर प्रेजेंट हैं न्यूक्लिक एसिड्स में, ठीक है, जो बेसिस हैं वो क्या शो करते हैं, रेजोनेंस शो करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, यूवी लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, यूवी लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं। ये जो एब्जॉर्प्शन है ये, ठीक है, मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन है इस यूवी लाइट की, वो कितने वेवलेंथ पे वो करते हैं, नियरली 260 नैनोमीटर। ठीक है, 260 नैनोमीटर पे वो क्या करते हैं, यूवी लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं। क्यों करते हैं, रेजोनेंस की वजह से करते हैं। और कौन करता है, जो उस पर नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है वो करेंगे। लेकिन जब नेटिव डीएनए को डीनेचर कर दिया जाता है, नेटिव डीएनए अगर उसकी डीनेचुरेशन हो जाती है, उसके बाद हमें क्या देखने को मिला, ये जो ऑप्टिकल एब्जॉर्बेंस थी ऑफ यूवी लाइट, यूवी लाइट की जो एब्जॉर्बेंस थी, एब्जॉर्बेंस यूवी लाइट, ठीक है, ये क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, कि जो प्यूरीन और जो पायरिमिडीन नाइट्रोजनस बेसिस थे, उन्होंने किया मोर एंड मोर अमाउंट जो थी इसकी यूवी लाइट की अब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया। इस प्रोसेस को हम बोलते थे हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। ठीक है, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट भी आप बोल सकते हैं या हाइपरक्रोमिसिटी भी आप बोल सकते हैं, हाइपरक्रोमिसिटी। ठीक है, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट क्या इफेक्ट है, जब नेटिव डीएनए को डीनेचर किया गया तो उस टाइम पर जो प्यूरीन और पायरिमिडीन बेसिस ने क्या किया, यूवी लाइट की अब्जॉर्बेंस जो थी उनमें इंक्रीज हो गई। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। ठीक है, ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो बेस पेयर्स थे वो क्या हो गए, उनकी अनस्टैकिंग हो गई है। अब वो प्रॉपर्ली अरेंज नहीं है, वो डीनेचर हो चुके हैं, यहाँ इनके बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक हो चुके हैं बेस पेयर्स के, है ना, जिसकी वजह से ये एब्जॉर्प्शन जो थी वो इंक्रीज हो गई। और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट या हाइपरक्रोमिज्म। क्लियर। हाइपरक्रोमिसिटी
observed not only with DNA but with other nucleic acids also, दूसरे न्यूक्लिक एसिड्स में भी इस फिनोमिना को ऑब्जर्व किया गया। यही नहीं कि सिर्फ डीएनए में ही ऐसा होता है, जितने भी न्यूक्लिक एसिड्स हैं सब में ये फिनोमिना हमें देखने को मिला है। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड इफेक्ट आएगा, ये तो था इंक्रीज इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी लाइट, जिसमें हमने स्टडी किया हाइपरक्रोमिक इफेक्ट को, जिसको हाइपरक्रोमिज्म भी बोलते हैं, हाइपरक्रोमिज्म या हाइपरक्रोमिसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। अब हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट है डिक्रीज इन स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन। जो स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन है यहां पर, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, मींस डिक्रीज इन स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन यहां पर नोट की गई। अब ऑप्टिकल रोटेशन को देख लेते हैं। ऑप्टिकल रोटेशन क्या होती है? इट इज द रोटेशन ऑफ द ओरिएंटेशन of the plane of polarized about the optical axis। ठीक है, ये क्या है? रोटेशन है किसकी? जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है, पोलराइज्ड जो प्लेन है उसकी ओरिएंटेशन की। ठीक है, अबाउट द ऑप्टिकल एक्सिस, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन। अब यहाँ पर जब डीएनए को डीनेचर किया गया तब हमने ऑब्जर्व किया कि जो ये ऑप्टिकल रोटेशन है ना, ये भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ने स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखा था, मींस जो बेस पेयरिंग मेंटेन थी, अब वो उसका क्या हो गया है, ब्रेकेज हो गया है। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो भी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है अपॉन डीनेचुरेशन। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो यहाँ पर हमने स्टडी किया, जो चेंज हमने नोटिस किया, वो था डिक्रीज इन विस्कोसिटी। अब डिक्रीज इन विस्कोसिटी कैसे हुआ? जो सॉल्यूशन है जिसमें हमने नेटिव डीएनए को प्लेस कर रखा है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो विस्कोसिटी है ये क्या है। अगर हम डीएनए की बात कर रहे हैं, हम न्यूक्लिक एसिड्स को स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर विस्कोसिटी जो है वो डिफाइन करती है रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। ठीक है, कि अगर उसकी विस्कोसिटी हाई है मींस वो हाईली रेजिस्ट करता है डिफॉर्मेशन, अपने स्ट्रक्चर को वो डिफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन जब डीएनए क्या हुआ, डीनेचर हुआ, अब डीनेचर में क्या हो गया, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, उसकी जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर थी वो सिंगल सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में कन्वर्ट हो गई, अनबाइंडिंग हो गई, जिसकी वजह से उसकी जो विस्कोसिटी थी सॉल्यूशन की क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अगर नेटिव डीएनए है, नेटिव डीएनए का जो सॉल्यूशन होगा उसकी विस्कोसिटी हमेशा क्या होती है, विस्कोसिटी हमेशा हाई होती है। लेकिन आफ्टर डीनेचुरेशन ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये भी एक फीचर, जो एक चेंज था वो हमें देखने को मिला था। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम स्टडी कर लेते हैं, पीएच और टेम्परेचर का यहाँ पर क्या इफेक्ट है ड्यूरिंग डीनेचुरेशन। पीएच कैसे इफेक्ट करेगी, इफेक्ट ऑफ पीएच, पीएच कैसे इफेक्ट डालती है। ठीक है, अब इसमें देखो किस पर, ऑन डीनेचुरेशन, ऑन डीनेचुरेशन पर पीएच का क्या इफेक्ट होगा। अब दोनों तरह की पीएच की बात कर लेते हैं। जो डीनेचुरेशन है डीएनए का, दोनों तरह की पीएच पर पॉसिबल है, एसिडिक पीएच पर भी और अल्कलाइन पर भी। ठीक है, अब एसिडिक पीएच की अगर हम बात करें, वो पीएच जो नियरली 2 to 3 है। ठीक है, हम मान लेते हैं 2 to 3 है वो पीएच, तो वहां पर क्या होगा, जितने भी अमाइनो ग्रुप्स हैं, अमाइनो ग्रुप्स हैं वो क्या करेंगे, प्रोटॉन्स को बाइंड करना स्टार्ट कर लेंगे, बाइंड प्रोटॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन मॉलिक्यूल्स को ये जो अमाइनो ग्रुप्स हैं ये क्या करेंगे, अपने ऊपर बाइंड कर लेंगे। अब क्या हो गया, उसकी जो डीएनए हेलिक्स है वो क्या हो जाएगी, इसकी वजह से हेलिक्स जो है वो डिसरप्ट हो जाएगी। ठीक है, क्यों हुई, क्योंकि अमाइनो ग्रुप्स ने क्या किया, इन प्रोटॉन मॉलिक्यूल्स को अपने ऊपर बाइंड कर लिया, जिसकी वजह से इनकी स्ट्रक्चर चेंज हो गई। स्ट्रक्चर चेंज हो गई तो जो डीएनए की हेलिक्स है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। ये तो था एसिडिक पीएच का इफेक्ट। ठीक है, अब सेकंड हम करते हैं अल्केलाइन। अल्केलाइन पीएच में आप पीएच रख सकते हैं नियरली 12। ठीक है, ये क्या करेगी, जितने भी इनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, जितने भी यहाँ पर इनोलिक या हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हैं वो क्या होंगे, सारे के सारे आयनाइज हो जाएंगे,
आयनाइजेशन हो जाएगी उसमें, जिसकी वजह से अब वो क्या करेंगे, प्रिवेंटिंग द कीटो अमाइनो ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जो कीटो अमाइनो ग्रुप के साथ उनको हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी थी ना, वो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर नहीं बन पाएंगे, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेंगे तो डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर भी नहीं बन पाएगी, और फाइनली ये क्या कोज कर देगी, डीनेचुरेशन कोज कर देगी डीएनए हेलिक्स का। ठीक है, ऐसे होगा, इस तरह से पीएच इफेक्ट डालती है। अब एक और इफेक्ट हम स्टडी कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है डीनेचुरेशन पर। अब ये देख लेते हैं, सॉरी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डीनेचुरेशन। इस फैक्टर को भी हम स्टडी कर लेते हैं, ये क्या क्या चेंजेस करेगा, डीनेचुरेशन को टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है। चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हम क्या करते हैं, देखिए डीएनए डबल हेलिक्स है, वो स्टेबलाइज्ड होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, ये भी आपको पता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वही स्टेबलाइज करके रखते हैं। ठीक है, अब उनको हम डीनेचर कर सकते हैं। डीनेचर कैसे कर सकते हैं, बाय हीट भी कर सकते हैं, या कोई एसिड या एल्कली भी ऐड कर सकते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, इसी से पहले पॉइंट में आप इस तरह से उसको उन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर सकते हैं, डीएनए को डीनेचर कर सकते हैं, हीटिंग से भी, एसिड से भी, एल्कली से भी। ठीक है, एसिड और एल्कली क्या कर देते हैं, आयनाइज कर देते हैं उनके बेसिस को, ये भी अब आपको पता चल चुका है। जो अनबाइंडिंग है डबल हेलिक्स की, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। ये मेल्टिंग प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है, क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर की वजह से, मीन्स एक सर्टेन या स्पेसिफिक टेम्परेचर की वजह से क्या हुआ है, डीएनए की डीनेचुरेशन हुई है। ठीक है, डीनेचुरेशन हुई है। इस टेम्परेचर को, उस स्पेसिफिक टेम्परेचर को जिस पर क्या हुआ है, डीएनए डीनेचुरेशन हुई है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन टेम्परेचर। ये वो टेम्परेचर होगा जिस पर क्या होगा, डीएनए डबल हेलिक्स क्या हो जाएगी, डीनेचर हो जाएगी। इसी टेम्परेचर को हम मेल्टिंग टेम्परेचर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो मेल्टिंग टेम्परेचर है उसको आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, जब आपकी हाफ हेलिकल स्ट्रक्चर लोस्ट हो जाती है, जिस टेम्परेचर पर क्या होगा, इट इज द टेम्परेचर एट विच half the helical structure is lost। इस तरह से भी आप इस मेल्टिंग टेम्परेचर को डिफाइन कर सकते हैं। ये वो डीनेचुरेशन टेम्परेचर या मेल्टिंग टेम्परेचर वो स्पेसिफिक टेम्परेचर है जिसपे क्या होगा, डीएनए जो हेलिक्स है वो क्या हो जाएगी, डीनेचर हो जाएगी। और इस तरह से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द टेम्परेचर एट विच हाफ द हेलिकल स्ट्रक्चर इज लॉस्ट। ठीक है, अब उसके बाद जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो आइडेंटिकल है, एक तरह से एनालोगस है किसका, जो क्रिस्टल का पॉइंट ये होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्रिस्टल का जो मेल्टिंग पॉइंट हम कैलकुलेट करते हैं और जो हमारा ये मेल्टिंग टेम्परेचर है, ये क्या है, एक दूसरे के एनालोगस है। ठीक है, ये जो टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर था जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे थे, डीएनए डीनेचुरेशन कोज कर रहा था। ठीक है, इस टेम्परेचर को हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा वो डिक्रीज भी कर सकते हैं। कैसे लो कर सकते हैं इसको, अगर हम इसमें रिएजेंट्स को ऐड करते। अब वो रिएजेंट्स कौन से थे हमारे, यूरिया था या फॉर्मेमाइड था, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये रिएजेंट्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं डीएनए डीनेचुरेशन में। ये रिएजेंट्स कैसे हेल्प करेंगे, ये जो मेल्टिंग टेम्परेचर है जो हमें बहुत हाई रखना पड़ता है डीएनए डीनेचुरेशन के लिए, उसकी नेटिव फॉर्म को डीनेचर स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए ये हाई होता है। लेकिन अगर हम इन रिएजेंट्स को ऐड कर देंगे तो ये क्या करेंगे, इन मेल्टिंग टेम्परेचर को लो कर देंगे। ठीक है, मेल्टिंग टेम्परेचर लो कर दिया और हेल्प कर दी इन डीनेचुरेशन। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, 8 मोलर यूरिया अगर आप सॉल्यूशन में ऐड करते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, सॉल्यूशन में 8 मोलर यूरिया ऐड कर दिया। इस 8 मोलर यूरिया की वजह से जो टीएम था, जो मेल्टिंग टेम्परेचर था, वो डिक्रीज हो गया कितना, नियरली 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना टेम्परेचर कम हो गया। अब आप सोचिए इस रिएजेंट की कितनी वैल्यू है, यहाँ पर ये टेम्परेचर को लो कर देता है और फाइनली डीनेचुरेशन तो हमारी यहाँ पर होगी ही होगी डीएनए की।
क्लियर। अब एक और, जैसे अगर हम क्या करें, जो हमने ये जो फॉर्मेमाइड को डिस्कस किया है, अगर हम इसकी 95% फॉर्मेमाइड को अगर हम ऐड कर दें तो ये क्या करेगा, कंप्लीटली डीनेचुरेशन कोज कर देगा डीएनए की। ठीक है, 95% फॉर्मेमाइड अगर आप ऐड करते हैं सॉल्यूशन में तो वो कंप्लीट डीनेचुरेशन कोज कर देता है डीएनए की। ठीक है, क्लियर। उसके बाद अब आ जाइए, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, जो मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजिनस बेस है। अब आपको ये भी पता है कि साइटोसिन जो है वो ग्वानिन के साथ बॉन्ड बना रहा है और एडेनिन थाइमिन के साथ बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जो साइटोसिन और ग्वानिन है उनके बीच में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, 3 है। यहाँ पर एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, 2 है। तो जो मेल्टिंग टेम्परेचर होगा, डीनेचुरेशन टेम्परेचर होगा, वो किसका ज्यादा होगा, किन बॉन्ड्स को ब्रेक करना टफ होगा, इन साइटोसिन और ग्वानिन वाले को। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं एज कंपेयर टू एडेनिन एंड थाइमिन जहां पर ओनली 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस केस में अगर आपका डीएनए रिच है साइटोसिन ग्वानिन रेजिड्यूज में तो उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, हाई होगा। अगर डीएनए रिच है 80, ठीक है, एज कंपेयर टू सीजी 80 वहां पर ज्यादा है तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, मेल्टिंग टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, उसको ब्रेक करना, डिस्टर्ब करना इजी रहेगा एज कंपेयर टू सीजी टाइप डीएनए। क्लियर है।